जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं रितेश कुमार आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, तहे दिलों से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अभी क्या पढ़ रहे हैं? हिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं। हिस्ट्री क्लास में हमने क्या किया? एंशिएंट हिस्ट्री को खत्म किया। एंशिएंट हिस्ट्री खत्म करने के बाद कुछ बच्चों का ये था जो सर बीएसएससी, बीपीएसएससी दरोगा या बीएसएससी स्टेनोग्राफर और बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम है 4 वाला, 5th वाला आने वाला है। ठीक है, साथ ही आप लोग जानते हैं बीपीएससी एक 18वीं की फॉर्म भरी जाएगी, जल्द ही नोटिफिकेशन आएगी, फॉर्म भरी जाएगी। ठीक, साथ ही अभी आपको बहुत सारे जैसे सीजीएल की एग्जाम होने वाली है। इन सब में क्या होता है? रेलवे का कुछ एग्जाम होने वाला है जिसमें हिस्ट्री पूछी जाती है। तो इसमें कहाँ क्या चीज़ पूछी जाती है? मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री से पूछी जाती है तो हमको क्या करना है? हम सोचे बच्चों के राय पे हम सोचे जो क्यों नहीं हम क्या करते हैं, एंशिएंट के बाद तुरंत मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करने में हमने आप लोगों से राय मांगा कहाँ से हम शुरू करें। हम मूलतः 1857 से शुरू करते हैं, क्योंकि उसके बाद वो जो चैप्टर है दिलचस्प चैप्टर है और भारतीय अभी के जितने भी हमारे भारतीय वासी हैं उनके दिलों को छूता है। ठीक है, उसके बाद तुरंत हम गांधी युग पढ़ाते। लेकिन हुआ क्या, बच्चों ने कमेंट किया सर शुरू से ही शुरू कीजिए। तो शुरू से शुरू करने में हमने उत्तर मुगल काल को रोक के रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? यूरोपीय का आगमन से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? यूरोपीय का आगमन पढ़ेंगे। ठीक है, आपको ये जो चैप्टर है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री कब से शुरू होता है? 1707 से, जब उत्तर मुगल काल आता है। ठीक है, उसके बाद यूरोपीय जो भारत आए थे, आपको पता होगा सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज। ठीक है, उसके बाद फ्रांसीस, डेनिश, ये सब स्वीडिश, ये सब आए थे। ठीक है, तो हम लोग जब यूरोपीय आगमन पढ़ते हैं तो सबसे पहले पुर्तगाली का पढ़ते हैं। जब पुर्तगाली के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले कुछ बातों को ध्यान में रखते हैं। हुआ क्या, 14वीं शताब्दी तक भारत के साथ जो स्थल मार्ग था, ठीक है, तुर्की होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए जो भारत के मार्ग आते थे, जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान के दर्रे और अफगानिस्तान के दर्रे होते हुए भारत प्रवेश करते थे, वो व्यापार स्थल मार्ग से चलता था। लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद 15वीं शताब्दी में, आप ईस्वी आप लोग को याद होगा, तो 1453 ईस्वी में, ठीक है, तुर्की के क्षेत्र और अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर उस्मानिया सल्तनत का क्या हुआ? अधिकार हो गया। और उस्मानिया सल्तनत का अधिकार होने के बाद उसने क्या किया? जो उनका जो व्यापारी मार्ग था उस पर एकाधिकार कर लिए, और साथ ही कुछ जो क्षेत्र बच गया था उसमें जनेवा और वेनिस, ये दो देशों ने क्या किया था? अपना आधिपत्य जमा लिया। इन देशों ने क्या किया? पुर्तगाल और स्पेन से, ये दो देश जनेवा और वेनिस ने क्या किया था? पुर्तगाल और स्पेन को क्या किया था? अपने जो व्यापारिक मार्ग था उससे बाहर रखा था। तो व्यापारिक मार्ग बाहर रखने का में इन दोनों का अपना आपसी मतभेद था, और क्या हुआ? अरबों ने जब स्थल मार्ग पर अधिकार कर लिया तो क्या हुआ? यूरोपियों को प्रवेश करना दुर्लभ हो गया। और साथ ही क्या होता था? यहां से अरबवासी ले जाते थे, अरबवासी के बाद यूरोपियन जब लेते थे तो सामान का मूल्य जो होता था बहुत अधिक हो जाता था। इससे बचने के लिए जो पुर्तगाल और स्पेन के उस समय के जो राजा थे उन्होंने इस पर काम किया। उन्होंने क्या किया? अपने नाविक, अपने खोजकर्ता को खुली छूट दिया, और उन्होंने क्या किया? अपने राजा से सहमति लेकर भारत की खोज में निकले। भारत की खोज में जब निकले उसी दरमियान सबसे पहले आपको पता होगा अमेरिका की खोज होगी। ठीक है, अमेरिका खोजी गई। उसके बाद अमेरिका खोजने के बाद 1487 ईस्वी में क्या हुआ? केप ऑफ गुड होप की खोज हुई, बार्थोलोमेव डियाज ने किया। और साथ ही हम लोग क्या देखते हैं? वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज देखते हैं। जब हम वास्को डी गामा, पुर्तगाली में वास्को डी गामा पे आते हैं तो आपको पता होगा वास्को डी गामा भारत कितनी बार आए थे? 3 बार आए थे। सबसे पहले 1498 में, ठीक है, दूसरा 1502 में, और तीसरा जो आए थे 1524 में आए थे। ठीक है, तीसरी बार जब आए थे, ठीक, तीसरी बार जब आए थे
तो हुआ क्या, ये गवर्नर के रूप में यहाँ आए थे और क्या हुआ, इनकी यहीं पे मृत्यु हो गई और इनका क्या किया गया, कोचिंग में इनको दफनाया गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, इनके बाद डच आए। डच आने के बाद डचों ने क्या किया, यहाँ कपड़े को उन्होंने क्या किया, व्यापारिक वस्तु के रूप में देखा और कपड़े को व्यापारिक वस्तु के रूप में बहुत ही प्रमुख स्थान दिया। साथ ही हुआ क्या, डचों ने बिहार से मुंगेर जब आप जाइएगा तो वहां से क्या किया, बारूद सेरा का खोज किया था, जिससे क्या बारूद बनाने में, बम बनाने में उसका प्रयोग किया जाता था। डचों ने बिहार में भी अपना स्थापना क्या कहता फैक्ट्री स्थापित किया था पटना में, वो देखेंगे। उसके बाद आज हम लोग क्या देखेंगे, पुर्तगाल और डच के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे देखते हैं। अब होता क्या है, जो यूरोपीय कंपनी का आगमन का काल अलग है और कंपनी का स्थापना करने का काल अलग है। तो क्या करना है, हमको ये दोनों याद रखना है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे पहले किसका आगमन हुआ था, पुर्तगालियों का आगमन हुआ। ठीक है, आप लोग याद रखना, सबसे पहले किसका आगमन हुआ, पुर्तगालियों का, कब, 1498 ईस्वी में। उसके बाद डच आए। ठीक है, कब, 1605 ईस्वी में। उसके बाद अंग्रेज 1608 में। उसके बाद डेनिश 1620 में। उसके बाद फ्रांसिस 1668 ईस्वी में। आपको ये याद रखना है। यहां होता क्या है, और उसके बाद जब कंपनी स्थापना का काल आता है तब क्या हो जाता है, दोनों चेंज हो जाता है। अंग्रेज कंपनी जो थी 1600 में इसकी स्थापना हुई, आई कब, भारत 1608 में। और डच की स्थापना कब हुई, 1602 में, आई कब, 1605 में। तो ठीक है, तो स्थापना और आगमन के काल में दोनों में चेंज हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डेनिश कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और आगमन कब हुआ, 1620 में। उसी तरह फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई, 1664 में और आगमन कब हुआ, 1668 में। आपको क्या करना है, ये याद रखना, डच और अंग्रेज में स्थापना और आगमन का काल क्या होता है, चेंज होता है, एक्सचेंज होता है, वो आपको ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। उसके बाद होता है यूरोपीय कंपनी का भारत आगमन के प्रमुख कारण। यहां भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आए, हम जब बताए 14वीं 15वीं शताब्दी में बता रहे थे। उसके बाद जब हम 16वीं शताब्दी में देखते हैं तो 16वीं शताब्दी में क्या होता है, यूरोप वासियों को वेस्ट इंडीज मिल जाती है। ठीक है, और अफ्रीका मिल जाता है। तो ये लोग क्या करते हैं, भारत से जो माल उठाते हैं या जो यूरोप से माल उठाते थे वो क्या करते थे, अफ्रीका ले जाते थे। अफ्रीका से क्या करते थे, निग्रो जितने भी वहाँ के जनजातीय लोग थे उनको उठा के वो क्या करते थे, आपको वेस्ट इंडीज और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में क्या करते थे, उसको ले जाते थे। वहाँ के उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में जितने भी वहाँ के बागवान जितने भी कृषि क्षेत्र करते थे, बागवानी जो करते थे या जो खाद्यान्न जो खनिज पदार्थ को निकालते थे, उन लोग क्या करते थे, इन लोगों का उपयोग करते थे। उससे क्या होता था, यूरोपियों को तीन तरफा व्यापार से उनको बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में लाभ होता था। ठीक है, उसी आगे लोग देखते हैं, ये था इनका मसालों का व्यापार सबसे प्रमुख कारण था। और भारत का अभी हम लोग देखते हैं, भारत की जो स्थितियां हैं उसमें भारत क्या था, बहुत ही धनवान माना जाता था, सोने की चिड़िया इससे पहले कहा जाता है। और सोने की ये क्या मतलब, कृषक रूप से, कृषि के रूप से और खनिज पदार्थ के रूप में यह संपन्न देश था। ठीक है, ये आते हैं। उसके बाद यहाँ क्या था, कच्चे माल यहाँ बहुत ज्यादा थे। यहाँ क्या था, कच्चे मालों की अत्यधिकता थी, जिसके कारण जिससे भी आते थे। और चौथी चीज हो जाती है, जब यूरोपीय क्या थे, ईसाई लोग थे और भारत क्या था, हिंदू और मुस्लिम कंट्री था। ठीक है, तो वो लोग क्या करने आते थे, यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आते थे। ठीक है, ये भी उनकी ईसाई धर्म की तीव्र इच्छा, प्रचार करने की तीव्र इच्छा भी इनका एक मुख्य कारण था। उसके बाद हमने ये चीज पढ़ा, 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत ने क्या कस्तूनिया या एशिया मिनर पर अधिकार लिया, तुर्की का क्षेत्र होता है। ठीक है, अधिकार कर लिया और जिससे मसाला व्यापार पर उनका एक छत्र राज हो गया। ठीक है, और एक छत्र राज के साथ इन्होंने क्या किया, अपनी मोनोपोली, हम ये रेट में देंगे, हम वो रेट में, जब जानते हैं जब कोई वस्तु मार्केट में कम रहती है तो जिसके पास रहता है वो अपना मोनोपोली करता है, वो अपना रेट बढ़ाता है। जैसे देखते हुएगा क्या होता है, जो अभी प्रेजेंट समय में देखिएगा, प्याज जिसके साथ पास रहता है ना, प्याज पहले खपत हो जाता है, जो प्याज बचता है तो उसका क्या 200-250 रुपये केजी चला जाता है। ठीक है, तो वही मोनोपोली रहता है, अपना मोनोपोली करते। ठीक, उसके बाद इसी के कारण यूरोपीय कंपनियों ने स्थल मार्ग की जगह क्या किया, जल मार्ग खोजने का प्रयत्न किया। ठीक है, जल मार्ग खोजने
के प्रयत्न में स्पेन और पुर्तगाल ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, जिसमें आपको 2-3 कोलंबस हो गए, बार्थोलोमेओ डियाज हो गए, ठीक है, उसके बाद वास्को डी गामा हो गए, तस्मीन हो गए, कुक हो गए, जेम्स कुक, इन सब का नाम आता है। इन्होंने कुछ कुछ मतलब तस्मीन ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज किया था। ये सब हम लोग देखेंगे। अब हम लोग आते हैं नवीन समुद्री खोज। जब खोज शुरू हुई तो उसमें कुछ कुछ देशों के नाविकों ने कुछ कुछ जगह खोजी। सबसे पहले ब्राजील की खोज कैब्रियल ने किया था। ये कहाँ के नाविक थे? पुर्तगाल के। अब अमेरिका का कोलंबस खोज किए थे। ठीक है, कब? 1492 ईस्वी में। ये कहाँ के नाविक थे? स्पेन के नाविक थे। पूछा जाता अमेरिका का नाम, अमेरिकी इटली के एक व्यापारी थे, अमेरिकी बेस, वो बार बार वहाँ आए और उनकी मूर्ति वहीं हो गई थी, इसलिए इसको क्या अमेरिका कहा गया जाता है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आते हैं भारत। भारत की खोज 1498 में किसने किया था? वास्को डी गामा ने किया था। ऑस्ट्रेलिया की खोज जेम्स कुक ने किया था। ये कहाँ के नाविक थे? ब्रिटेन, इंग्लैंड के नाविक थे। ठीक है, न्यूजीलैंड और तस्मानिया की खोज तस्मान ने किया था। ये कहाँ के थे? हॉलैंड के थे। ये आपको याद रखना है, बहुत ही परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या करना है? इसको रट लेना। उसके बाद नोट है इसमें, हमने इसमें क्या किया? स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के बारे में जानकारियां दी। स्थल मार्ग कैसे आते थे? बाल्कन प्रदेश से होते हुए तुर्की, तुर्की के बाद फारस, ईरान, इराक होते हुए अफगानिस्तान आते थे। अफगानिस्तान में ये खैबर, कोरम, बोलन और गोमल दर्रा होते हुए क्या कहाँ प्रवेश करते थे? भारत प्रवेश करते थे। ये सिर्फ आप लोगों को जानकारी के लिए दिया गया है स्थलीय मार्ग और जल मार्ग के बारे में। उसके बाद आते हैं जल मार्ग। भूमध्य सागर होते हुए, जिसको हम काला सागर कहते हैं, काला सागर होते हुए लाल सागर, लाल सागर के बाद फारस की खाड़ी, उसके बाद अरब सागर। आपको पता है ना, जब हम लोग ये है अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, ये पूरा क्षेत्र जो है हिंद महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, आप लोग हिंद महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं? ये अमेरिका हो गया। ठीक है, वेस्ट इंडीज, ये क्षेत्र है वेस्ट इंडीज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग जब देखते हैं यूरोपीय देश देखते हैं, तो ये यूरोपीय और ये क्या हुआ? अफ्रीकी देश से हो गया। ये जो यहाँ से निकलते थे और यहाँ से जो आते थे, यही है केप ऑफ गुड होप है। ठीक है, जिसका बार्थोलोमेओ डियाज ने खोज किया था। कब? 1487 ईस्वी में। ये आप लोग को क्या करना है? ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं इन लोगों जब आए थे, तो जितने भी यूरोपीय आए थे, तो इन लोगों ने क्या किया था? भारत में फैक्ट्री बनाया था। फैक्ट्री बनाने का मेन कारण था, यहाँ जो अभी का फैक्ट्री हम लोग देखते हैं क्या करता है? माल उत्पाद करता है, कच्चे माल देते हैं, वो माल उत्पाद करके देता है। लेकिन उस समय क्या करते थे? वो पूरे भारत से माल, जो भी वस्तु यहाँ जैसे हो गया आपको खाने योग्य वस्तु हो गए, कपड़े हो गए, सोना चांदी हो गया, या आपको इलायची हो गया, जितनी भी वस्तु, काली मिर्च हो गई, सबको क्या करते थे? एकत्रित करते थे। आज का गोदाम ले लीजिए, वो गोदाम का काम करते थे। तो पुर्तगाली लोग कहाँ सबसे पहले अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे? कोचिंग में, केरल में। कब? 1503 ईस्वी में। याद रखना है। टच मछलीपट्टनम में, ये कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। इसको कब किए थे? 1605 होगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं अंग्रेज आते हैं। अंग्रेज ने पहला अस्थायी किया था मछलीपट्टनम में, और इनका जो अस्थायी था सूरत में। ठीक है, उसके बाद तो डेनिस आते हैं। ये इन्होंने किया था त्रावणकोर में। ठीक है, ये तमिलनाडु में पड़ता है, 1620 ईस्वी में। और फ्रांसिस किए थे सूरत में। तो ये पूछा जाता है यहाँ से अंग्रेज और फ्रांसिस कहाँ किए थे? अपना फैक्ट्री की स्थापना सूरत में किए थे। ये याद rखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं बार्थोलोमेओ डियाज। बार्थोलोमेओ डियाज के बारे में आते हैं। ठीक है, ठीक है, बार्थोलोमेओ डियाज, इन्होंने क्या किया था? केप ऑफ गुड होप की खोज किया था। आपको बताया था अफ्रीका में, ये नीचे जब जाइएगा तो यहाँ इन्होंने खोज किया था। ठीक है, कब किया था? 1487 ईस्वी में किया था। ठीक है, अब आते हैं वास्को डी गामा के बारे में। वास्को डी गामा के बारे में हम लोग को जानकारी लेना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वास्को डी गामा जब भारत आए थे, तो उससे पहले क्या हुआ था? बार्थोलोमेओ डियाज ने अफ्रीका तक की समुद्री मार्ग का खोज कर दिया था। उसके बाद इनको क्या हुआ? गुजरात के नाविक मिल गए, जो वहां क्या करते थे? अफ्रीका व्यापार करने जाते थे, पथ प्रदर्शक। ठीक है, अब्दुल माजिद, इन्होंने क्या किया था? इनका समुद्री रास्ता दिखाया था, जिससे इनको क्या हुआ था? भारत तक पहुंचने में
इनकी सुगमता मिली थी। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं कालीकट के शासक जमोरिन। ये जो था जमोरिन हिंदू धर्म की एक उपाधि है। ठीक है, उनका नाम नहीं है जमोरिन। इन्होंने क्या किया था, वास्को डी गामा का स्वागत किया था। उसके बाद हुआ क्या, वास्को डी गामा जब भारत से लौटे तो उनका आने और जाने के जितने भी खर्च थे, उस खर्च को छोड़ के इनको क्या हुआ था, काली मिर्च ले जाने के बाद 60 गुना इनको मुनाफा हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद भारत 3 बार आए थे, अब हम बता ही चुके हैं। ठीक है, और तीसरी बार इनकी मृत्यु कहाँ हो गई थी, केरल में हो गई थी, कोचीन में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आते पुर्तगाल, ये वीवीआई हो जाता है। अब आते हैं दो देशों के बारे में पढ़ते हैं। पुर्तगाल, ठीक है, पुर्तगाल जब पढ़ते हैं तो इनकी कंपनी का क्या नाम था, एस्तादो दा इंडिया। याद रखिएगा, एस्तादो दा इंडिया इनकी कंपनी का नाम था। ठीक है, ये बहुत वीवीआई हो जाता है क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये इसलिए याद रखिएगा। वास्को डी गामा को पुर्तगाल के शासक कौन थे, उसमें पुर्तगाल के शासक जो वास्को डी गामा को भेजे थे, एमुनियल द्वितीय थे। ठीक है, और इनके पुत्र थे, के बारे में हम लोग देखेंगे। 1500 ईस्वी में दूसरा पुर्तगाली यात्री कैब्रियल कालीकट भारत आए थे। ठीक है, और ये भी क्या किए थे, यहाँ से बहुत ही ज्यादा मात्रा में काली मिर्च, अभी हम लोग देखते हैं गोलकी जिनको कहते हैं, या ग्रामीण क्षेत्र में उसको काली मिर्च या गोलकी कहा जाता है। ठीक, आगे देखते हैं पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री, व्यापारिक कोठी कब 1500 ईस्वी में कहा, कालीकट में लगाई गई थी। जो कभी कभी आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव लूसेंट जब पढ़िएगा तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगी, कालीकट में। लेकिन दूसरी जो फैक्ट्री लगी ये बहुत पॉपुलर थी, कोचिंग में। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1503 ईस्वी में भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। कहाँ, कोचिंग में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट होता है, भारत में पूछिएगा, भारत में सर्वप्रथम कोठी का निर्माण, किले का निर्माण किसने करवाया था, तो अंग्रेजों में, यूरोपीय में, तो पुर्तगालियों ने किया था। कब, 1503 ईस्वी में। कहाँ, कोचिंग में। उस समय जो थे किनके दिशा निर्देश में किया गया था, अल्बुकर के दिशा निर्देश में किया गया था। उसमें अल्बुकर क्या थे, यहाँ के गवर्नर नहीं थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना दूसरा किला कहाँ बनाया था, केरल में एक जगह है कन्नूर, वहां बनाया था। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। उसके बाद हुआ क्या, जब आपको पता है जब भारत में इन लोगों ने अपना व्यापारिक कोठी स्थापित करना शुरू किया तो ये क्या किया, सबसे पहले भारत के जितने भी पड़ोसी समुद्र तट के पास के क्षेत्र थे, क्या उसके वहां इन्होंने अपना क्या कहता है क्षेत्र स्थापित किया था और विजित किया था, जीत लिया था। ठीक, जीतने के साथ इनको क्या किया, आंतरिक क्षेत्र में ये अपने शासन व्यवस्था को क्या क्या स्थापित करने, सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने क्या किया था, गवर्नर, इन्होंने क्या किया, गवर्नर को यहाँ स्थापित किया, भेजना शुरू किया। उसी क्रम में प्रथम जो गवर्नर थे अल्मेडा थे। कौन थे, अल्मेडा थे। ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक है, इन्होंने क्या था, ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति लाया था। अब होता क्या, पूछता है ब्लू वाटर पॉलिसी होती क्या। ठीक है, इसी के थ्रू क्या लिया जाता था, काटेज लिया जाता था, कर लिया जाता था, टैक्स लिया जाता था। ठीक है, होता क्या, ये जो अरब सागर का क्षेत्र है इसमें इन्होंने क्या किया, कोई भी पुर्तगालियों के सिवा किसी भी यूरोपीय कंपनी या अरब को तो आने नहीं देना है। यूरोपीय कंपनी, किसी भी यूरोपीय देशों की जो भी कंपनियां थी या भारत के जो भी शासक थे, अगर इस क्षेत्र में अपना व्यापार करना चाहते तो क्या करना था, पुर्तगाल से इनको टैक्स लेना पड़ता था। और साथ ही यूरोपीय जहाजों के साथ पुर्तगाली अपना जहाज भेजते थे, जिससे क्या, भारतीय जहाजों के साथ पुर्तगाली अपना जहाज भेजते थे, जिससे क्या जो भारतीय व्यापारी थे वो क्या करें, पुर्तगालियों के बिना अनुमति से दूसरे के साथ व्यापार ना करे, ये इस पे ध्यान रखते थे। और इसी क्षेत्र में जो आने पे उन लोग टैक्स लेते थे उसे क्या कहा जाता है, काटेज कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 1509 ईस्वी में तुर्की, गुजरात और मिस्र क्या किए इन्होंने। हुआ क्या, आगे चलकर अल्मेडा के विरुद्ध में क्या हुआ, 3 सेना, एक तुर्की की, एक इराक की और एक गुजरात की सेना ने क्या कहते हैं इनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और इन्होंने क्या किया, तीनों सेना को पराजित कर दिया। ये जब संयुक्त सेना को पराजित किया तब क्या हुआ, ये मूल रूप से भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना किए। अब होता है, कहता क्या है, जो जिस समय पुर्तगाली भारत आए थे उस समय तो मुगल बादशाह थे, तो क्यों नहीं उन्होंने इसको रोका। तो होता क्या है, जब हम देखते हैं भारत के जब नक्शा देखते थे तो क्या क्या था, भारत साम्राज्य जो था, भारतीय साम्राज्य का जो भी था वो दक्षिण भारत में उतना उसका प्रचार प्रसार नहीं था, उतना वो लोग दक्षिण भारत में अपना क्या ध्यान केंद्रित नहीं करते थे, जिसके कारण क्या कहा, पुर्तगाली अपना व्यापार इस क्षेत्र में करने लगे और क्या हुआ, मुगलों को उतना फर्क भी नहीं पड़ा। ठीक है, अब लोग आते हैं
इन्होंने एक जो युद्ध लड़ा गया था उसको क्या कहता था, चाउल का युद्ध कहा जाता है। याद रखिएगा चाउल का युद्ध कब हुआ था, 1509 ईस्वी में। किसके किसके बीच, एक पुर्तगाली और एक तरफ थे, और तुर्की, गुजरात और मिस्र की सेना एक तरफ थी। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं अल्बुकर। ये इनका जब शासनकाल था कब तक रहे, 1509 से 1515 ईस्वी तक रहे। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। इनके बारे में कहा जाता था इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का विरोध किया था। सती प्रथा का विरोध करने का कारण इनका ये नहीं था जो भारतीय स्त्रियों की स्थिति सुधरे। इनका ये था जो अगर भारतीय स्त्रियां अपने पति के साथ दाह संस्कार कर लेती है तो इनको दिक्कत हो जाता था। इनका था क्या, भारतीय जितने भी जिनके पति मर जाते थे तो पति का जो जितना भी संपत्ति था महिला का होता था। तो ये क्या करते थे, उस महिला से अगर शादी करेंगे, जो किसी राजा का मान लीजिए राजा मर गया, उसके बाद उनकी पत्नी से अगर कोई पुर्तगाली शादी कर लेगा तो क्या होगा, वो राज क्षेत्र पुर्तगालियों का हो जाएगा। तो ये नीति उनकी थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो भारतीय महिलाओं से शादी करने की अनुमति दे दी और पुर्तगालियों को प्रेरित किया था। और हुआ क्या, इन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया और 1530 ईस्वी में क्या हुआ, गोवा को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, इन लोगों का क्या बना, मुख्यालय बना दिया गया गोवा। ठीक है, गोवा में इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने को प्रेरित किया था, ये तो पीछे ही बता चुके हैं। ठीक है, इसलिए इनको क्या माना जाता है, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको, अल्बुकर को। ये आपको लोग को याद रखना है। फिर हम लोग आगे आते हैं। अब देखते हैं 1511 ईस्वी में दक्षिणी पश्चिमी एशिया के व्यापारिक मंडी था क्या, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं 16वीं शताब्दी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें दक्षिणी पश्चिमी एशिया में दो जगह थे, एक मलाका एक हरमुंज। ये दो जगह जो थे व्यापारिक रूप से बहुत ही संपन्न था। ठीक है, तो पुर्तगालियों ने क्या किया, उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। कब, 1511 ईस्वी में। और कोचिंग को इन्होंने पुर्तगाली किसने, अल्बुकर ने क्या किया था, कोचिंग का अपना मुख्यालय बनाया था। कोचिंग को क्या बनाया था, इन्होंने अपना मुख्यालय बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आते हैं नीनो डी कुन्हा के बारे में। ये जो थे 1529 से 1538 ईस्वी तक रहे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये इन्होंने क्या किया था, कोचिंग की जगह पे गोवा को क्या बनाया था, अपना राजधानी बनाया था। और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ इन्होंने व्यापार किया था। और व्यापार करने के लिए इन्होंने ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, सॉरी ये तमिलनाडु का क्षेत्र है, इसको इन्होंने यूज किया था। ठीक है, ये क्षेत्र को इन्होंने क्या किया था, यूज किया था व्यापार के लिए, समुद्री मार्ग का यूज किया था। ये भी याद रखना। बंगाल के शासक मोहम्मद शाह ने 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को क्या कौन कौन सा गांव दिया था, क्या दिया था, चिड़गांव और सतगांव में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दिया था। ये पूछता है किन्होंने 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों को चिड़गांव और सतगांव में व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी थी, तो मोहम्मद शाह ने दिया था, महमूद शाह ने दिया था। ठीक है, महमूद शाह ने दिया था। कहाँ के शासक थे, बंगाल के शासक थे। अकबर ने हुगली और शाहजहां ने बुंदेल में क्या किया था, कारखाने खोलने की अनुमति दी थी। ठीक है, तो अकबर ने कहा हुगली में और शाहजहां ने बुंदेल में क्या किया था, इन्हें व्यापारिक कोठी खोलने की अनुमति दी थी। आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं कुछ नोट है पुर्तगालियों से, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अकबर का परिचय पुर्तगालियों, देखिए जब हम अकबर के बारे में पढ़ते हैं तो आप लोग पता होगा अकबर ने किया था गुजरात विजय किया था। जब हम गुजरात विजय के बारे में पढ़ते हैं तो अकबर को उसी समय, गुजरात जब अकबर गए थे तो उसी समय इनको क्या पता था, जो पुर्तगालियों के बारे में पता था चला, जो यूरोपीय वासी पुर्तगाली भारत में यहाँ क्या करते हैं, अपना व्यापार करते हैं, उनके बारे में जानकारी कब पता चला था, गुजरात विजय के समय पड़ा था। उसके बाद आते हैं चटगांव बंदरगाह को पुर्तगालियों ने कहा, कौन सी बंदरगाह की संज्ञा दी, महान बंदरगाह की संज्ञा दी थी। ठीक है, ये याद रखना। चटगांव बंदरगाह को पुर्तगालियों ने क्या कहा, महान बंदरगाह का संज्ञा दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से पूछा जाता है। कार्टेज के बारे में हम बता दिए थे, हिंद महासागर में जहाजों को, जो हिंद महासागर में पता है ब्लू वाटर पॉलिसी इन लोगों ने जो लागू किया था उसी से जुड़ा हुआ है। जो मतलब हिंद महासागर में, आप लोगों को हिंद महासागर में जो अरब सागर है, इस क्षेत्र में अगर पुर्तगाली छोड़ के अरब को तो यहाँ क्या आने का बंद कर दिया गया। साथ ही भारतीय व्यापारी और
अदर जो पुर्तगाली थे वो अगर इस क्षेत्र में प्रवेश करते तो उनको क्या करना था, टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, तो वही टैक्स को क्या कहा जाता, काटेज कहा जाता। आपको याद रखना, पुर्तगालियों ने मुगल बादशाह अकबर से भी काटेज परमिट लिया था। ठीक है, तो ये बहुत विव्यय हो जाता। पुर्तगाली किस मुगल बादशाह से काटेज लिया था, तो अकबर से काटेज लिया था, टैक्स लिया था। उसके बाद आते हैं पुर्तगालियों के आगमन के समय भारतीय शासक। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें पुर्तगाली भारत आए थे, भारत प्रवेश किए थे। उस समय दिल्ली सल्तनत में किनका शासन था, गुजरात में किनका शासन था, और विजयनगर साम्राज्य में किनका शासन था, ये हम लोग देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का शासन चल रहा था, और शासक कौन थे, सिकंदर लोधी। विजयनगर साम्राज्य में सुलभ वंश का शासन था। ठीक है, सुलभ वंश का शासन था, और शासक कौन थे, नरसिंह राव द्वितीय। और गुजरात में मोहम्मद बेगड़ा का शासन था। ये याद रखिएगा, आपको एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं तो एक आते हैं इसके लास्ट जो है, इनके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है डिसूजा के बारे में कहा जाता है। इनके समय में क्या हुआ था, पुर्तगालियों ने यहाँ ईसाई धर्म के प्रचार के लिए सेंट जेवियर नामक क्या पादरी को भेजा था, और इन्हीं के निर्देशन में गोवा में क्या हुआ था, एक चर्च की स्थापना की गई थी। ठीक है, और आप देखिएगा सेंट जेवियर के नाम से भारत में अभी बहुत सारे स्कूलों के स्थापना की गई। तो देखते हैं ना, सेंट पॉल, सेंट जेवियर, ये जितने भी थे ईसाई पादरी थे। ठीक है, ये ईसाई धर्म के धर्मगुरु थे। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। उसके बाद आते हैं, शाहजहां ने हुगली स्थित पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। ठीक है, हुआ क्या, शाहजहां के समय में पुर्तगालियों और शाहजहां के बीच मतभेद हुआ था, जिसके कारण इन्होंने क्या किया था, हुगली में पुर्तगालियों की जो बस्ती थी उसको नष्ट कर दिया था। कब, 1632 ईस्वी में। आपको याद रखना, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता। और क्या क्या हुआ, जो शाहजहां से इनको माफी भी मांगनी पड़ी। फिर जब औरंगजेब देखेंगे तो औरंगजेब में भी ये देखने को मिलेगा, अंग्रेजों को उन्होंने क्या किया था, पूरी तरह से यहां से भगा दिया था। एक टापू पे उनको शरण लेना पड़ा। ठीक है, वो हम देखेंगे। अब पूछते पढ़ते, पुर्तगालियों को भारत में आने से भारतीयों को क्या फायदा हुआ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पुर्तगाली जब भारत आए थे तो इन्होंने क्या किया था, गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था। कब, 1556 ईस्वी में। कब, 1556 ईस्वी में गोवा में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके साथ पुर्तगाली के आने के बाद भारत में तंबाकू, पता है अभी जो है भारत तंबाकू के उत्पादन में, ठीक है, उत्पादन में और खाने में दोनों में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, उपयोग करने में और उत्पादन में भी। ठीक है, लाल मिर्च का भी, पपीता का भी, आलू का भी, मक्का भी, टमाटर, कहवा से कॉफी बनता है, ये भी आपको पता है। कर्नाटक में इसका उपज होता है। अमरूद हम लोग जो पढ़ते हैं, तो जिसको गरीबों का क्या कहता है, सेब कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अनानास और अल्फांसो आम। ठीक है, ये आम का एक किस्म है, अल्फांसो आम। ठीक है, तो उसका भी ये कौन लाए थे भारत में, पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। उसके बाद आते हैं, पुर्तगालियों ने भारत में इससे पहले भी चोल शासन में भी छोटे छोटे जहाजों का निर्माण होता था, लेकिन जब पुर्तगाली लोग आए तो बड़े बड़े जहाजों का निर्माण होने लगा। और साथ ही इन्होंने क्या किया, हुआ क्या, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ क्या, जो जहाज निर्माण की जितनी भी वस्तुएं थे वो सुगमता से उपलब्ध होने लगी, जिसके कारण क्या हुआ था, पुर्तगाली और स्पेन ने समुद्री मार्ग की खोज में एक क्रांति ला दी थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। आगे जब हम आते हैं, भारत में प्रथम चर्च का निर्माण कब, 1550 ईस्वी में सेंट थॉमस नामक चर्च का नाम क्या है, सेंट थॉमस नाम चर्च का नाम है। ये कहां है, केरल में। ये कौन सी शैली से बनाई गई है, गौतिक शैली से बनाई गई है। ये आपको याद रखना है। इसकी स्थापना किनके निर्देशन में हुआ था, सेंट जेवियर के निर्देशन में। आपको याद रखना है। भारत में प्रथम चर्च का निर्माण कब, तो आपको याद रखना है 1550 ईस्वी में। कहां, केरल में। ठीक है, कौन सी शैली है, गौतिक शैली है। और किसके निर्देशन में बनाया गया था, सेंट जेवियर के निर्देशन में बनाया गया था। भारत में सबसे पहले भारत में आने वाले यही हैं, पुर्तगाली लोग हैं, और सबसे बाद में जाने वाले भी यही हैं। इनको बाद में भगाया गया, गोवा और दमन द्वीप से इनको बाद में भगाया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं डच जब आते हैं तो डच को आप लोग याद रखिएगा, डच को ही हॉलैंड या नीदरलैंड कहते हैं। और इन लोगों ने, नीदरलैंड वासियों ने जो हॉलैंड नाम कब, 2019 में इन्होंने क्या किया था, हॉलैंड नाम को निष्कासित कर दिया। हॉलैंड नाम यूज करने से मना कर दिया, त्याग दिया था। ये याद रखना। डचों द्वारा भारत में नील, सोरा का निर्यात किया जाता था। ठीक है, नील आपको पता होगा, अंग्रेजों ने भी नील के
यहाँ के कृषकों को नील उपजाने के लिए और नील के व्यापार में से बहुत ही ज्यादा मुनाफा कमाए थे। ठीक है, तो सबसे पहले नील को व्यापारिक वस्तु किन्होंने बनाया था? डचों ने बनाया था। और सोरा जो है ये कहाँ मिलता है? बिहार में। ये लोग बिहार में सोरा के लिए ही आए थे। ठीक है, उसके बाद आते हैं डच लोग भारत से सूती वस्त्र का व्यापार करते थे और वस्त्र को, कपड़े को व्यापारिक वस्तु के रूप में इन्होंने ही क्या किया था? प्रचलित किया था। ठीक है, कि इन्होंने डचों ने प्रचलित किया था, यह ध्यान में रखना। उसके बाद हम लोग आते हैं डचों ने पुलिकट में अपनी स्वर्ण निर्माण होता। डच लोग क्या करते थे, जैसे हम लोग पढ़े होंगे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? पैसे के रूप में वेतन देना शुरू किया था। तो डच लोग क्या करते थे? सोने के सिक्के वेतन के रूप में देते थे, जिसको क्या कहा जाता था? पैगोडा कहा जाता था। ठीक है, और इसका निर्माण कहाँ करवाते थे? पुलिकट में इसका निर्माण के मतलब इसका कारखाना बनाए थे। ठीक है, तो 1596 ईस्वी में आउटमैन नामक ये प्रथम डच नागरिक थे जो भारत आए थे। ठीक है, ये याद रखना। प्रथम फैक्ट्री इन्होंने मुस्लिमपट्टनम में 1605 ईस्वी में स्थापित किया था और द्वितीय कहाँ? पुलिकट में 1610 ईस्वी में स्थापना किया था। उसके बाद हुआ क्या? आगे चलकर डच और अंग्रेज के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ था। कब? 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को याद रखना है। ठीक है, बेदरा के युद्ध में हुआ क्या? डचों ने क्या किया? अपना पूरा ध्यान इंडोनेशिया पर केंद्रित कर दिया और जितने भी भारत में डचों के क्षेत्र थे वो किसको दे दिए? अंग्रेजों को दे दिए। और अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था, ये याद रखिएगा। और अंग्रेज ने इंडोनेशिया का क्षेत्र किसको दे दिया? डच को दे दिया। मतलब दोनों अपने एक एक क्षेत्र में सेपरेट रूप ले लिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलाक्का आदि पर क्या किया था? अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। ठीक है, जब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ लिए? पुर्तगाली और डचों के बारे में हम लोग देख लिया। ठीक, जब हम लोग ये देखते हैं तो पुर्तगालियों के बारे में हम लोग सब के बारे में देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बारे में देखेंगे। ठीक है, आज का क्लास हम इतना ही रखेंगे। साथ ही आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। ठीक है, और आपको क्या करना है? पीपीटी जितने भी है इसको क्या करना? अच्छे से याद करना है और शॉर्ट नोट से याद करना है। इसमें बहुत सारे चीज जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी है। ठीक है, तो उसको क्या करना है? हटा देना है। ठीक है, बहुत चीजें हैं जो आपको जरूरी की चीज है उसको लेकर। और साथ ही आपको क्या करना है? एनसीईआरटी, लुसेंट, क्राउन ये सब बुक को पढ़ के आना है क्लास करने के लिए, जिससे क्या होगा? आपको समझने में सुविधाएं होंगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।